हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज का वीडियो क्लास 12 के उन प्रत्येक स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अपनी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स के संपूर्ण किताब के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको नियम को हम बताने वाले हैं। मतलब महत्वपूर्ण 15 नियम को हम देखेंगे, और जो नियम है ना, ये सभी आपके संपूर्ण किताब से 5 नंबर वाले पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। प्रत्येक नियम 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, जो कंसिस्टेंट पूछे गए हैं उन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं जानता हूं, ये बात मुझे पता है कि आपका जो बायोलॉजी या मैथ के स्टूडेंट हैं जिनका पेपर आने वाला है, उसके बाद आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर होंगे। मैं जानता हूं इस बात को, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बायोलॉजी या मैथ पर ध्यान दिए हैं। अच्छी बातें देनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि नहीं देनी चाहिए, पर ऐसे मतलब स्टूडेंट है ना जो बायोलॉजी या मैथ के चक्कर में वो भूल ही गए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। लग रहा है उनको कभी पेपर देना ही नहीं है। अरे भैया, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी बारी आएगी, इसमें तो आपको सप्ताह दिन का टाइम मिल गया। बायोलॉजी या फिजिक्स में केमिस्ट्री या फिजिक्स में टाइम नहीं है, एक एक दिन का गैप है, कैसे हो पाएगा तैयारी। तो जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं वो कम से कम सुबह में ही अब वीडियो दिया जा रहा है, तो सुबह में जो आपके फिजिक्स हैं या केमिस्ट्री है उसकी भी स्टडी आप कर लें। समझ रहे हैं ना? तो इसको साथ साथ लेकर चले। 4 घंटे 5 घंटे अपने बायोलॉजी पे दीजिए, 2-3 घंटे इसके लिए भी निकालिए, ठीक है ना। चलिए जी, कोई नहीं। यहाँ पे देखिए हमने फिजिक्स लिख दिया है, आओ बोर्ड एग्जाम 2025। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग 50 नहीं, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 15, ठीक है जी। 15 महत्वपूर्ण हम क्या बताने वाले हैं, 15 महत्वपूर्ण नियम को बताने वाले हैं। चलिए, आगे भी आपको 50 लिखा हो तो उससे कंफ्यूजन ना हो, 15 महत्वपूर्ण नियम बताएंगे। चलिए जी, एक एक करके अब हम जानते हैं। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट नियम यहाँ पे आता है। क्या आता है जी? स्थिर वैद्युत कि गॉस का प्रमेय लिखिए क्या है। मतलब यहाँ पे गॉस का नियम कहें या गॉस का प्रमेय कहें, ये हमसे पूछा जाता है। अब ये तो प्रत्येक स्टूडेंट है, मुझे लगता है जो क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे उनको पता ही है कि ये कितना ज्यादा VBI है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको ये पहले से नियम याद होगा, बहुत ही अच्छी बात है। तब तो अच्छी बात है कि वीडियो देखेंगे, रिविजन हो जाएगा। और जिनको नहीं याद है वो आराम से देखे, सब समझ में आ जाएगा। गॉस का क्या है नियम? तो गॉस का नियम है कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। मतलब सिंपल से यहाँ पे बात है ना, ये फॉर्मूला वहां पे दिया जाता है कि कोई भी बंद पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं आपको समझाऊं, ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है ना, ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, जो एस है, ये एक बंद पृष्ठ है एस, जिस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है ना, जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। अब यहां से जैसे ही आवेश इस पर होगा तो जाहिर सी बात क्या है जी, जब आवेश किसी भी पृष्ठ पर आवेश होता है, आवेशित पृष्ठ होता है, तो उससे बहुत सारी क्या निकलते हैं, बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो ये मात्र हमने 2 ही विद्युत बल रेखाएं दिखा दिया है, और भी बहुत सारी निकल रही होंगी। तो ये 2 विद्युत बल रेखाएं हमने दिखा दिया। अब यहाँ पे 2 विद्युत बल रेखाएं हमने दिखाया, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक अल्पांश ये पृष्ठ बन रहा है। अगर इतना आप देखें तो ये अल्पांश एक पृष्ठ बन रहा है जिसे हम DS पृष्ठ कह सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये हम कह सकते हैं, इस गोले की जो त्रिज्या है वो R है, तो इस गोले की त्रिज्या को हमने R मान लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक क्या हो गया, एक अल्पांश पृष्ठ है, तो ये क्या हो गया, अल्पांश पृष्ठ है। तो अल्पांश पृष्ठ, ये अल्पांश एक छोटा सा जो पृष्ठ है ना, इस पर एक छोटा सा ये पृष्ठ है, तो इस पर ये एक बिंदु क्या है, यहाँ पे P है, ठीक है ना। ये क्या है, लंब है। अल्पांश पृष्ठ पर ये क्या है, एक लंब है, ये बिंदु P है। और याद रखेंगे जो अल्पांश पृष्ठ है इसका ये d है, ठीक है ना। अल्पांश पृष्ठ होता है तो उसका घन कोण होता है जो है d, ठीक है। एक छोटे से पृष्ठ के लिए ये घन कोण है जो है d। मतलब सिंपल सा समझे ना, तो ये एक तरबूज है। तरबूज आप देखे होंगे, तरबूज का एक छोटा सा हम कहते हैं ना कि पीस काट के दिखाइए भैया कि अच्छा से पका हुआ है, अच्छा है या नहीं है, रेड कलर का निकलेगा उसमें से। तो हम देखते हैं कि पीस काटता है, तो वो पीस देखेंगे ना तो 3 कोने के तरीके से काटा जाता है। तो उसी प्रकार से ये भी है जी, अल्पांशिक पृष्ठ है। तो वही बात है जी,
आशा करता हूं आप फिगर समझ के होंगे। एक बार और मैं समझा दे रहा हूं, परेशान ना हो, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। मतलब एक बड़ा सा पृष्ठ है जो है S, जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, जिससे जैसे ही आवेश उपस्थित होगा तो इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक है ना। तो इस बड़े से पृष्ठ का एक छोटा सा पृष्ठ है जिसको हमने ds मान लिया, और इस छोटे से पृष्ठ का घन कोण है जो है d ओमेगा। और यहाँ पे एक बिंदु P है, एक छोटे से बिंदु पर इस बिंदु P है, और इस बिंदु P पर जो लंब है वो है d, क्या है, इस बिंदु P पर ये लंब है जो है L, ठीक है। तो हमें यही बात यहाँ पे बताया गया, क्या बताया गया, गॉस के प्रमेय के अनुसार हमें बताया गया कि किसी बंद पृष्ठ, ये एक बंद पृष्ठ है ना, तो किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब कुल फ्लक्सों की संख्या, ये जो कुल विद्युत फ्लक्स निकल रहे हैं तो उन कुल विद्युत फ्लक्सों की संख्या, ठीक है, विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या इस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का, इस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। क्या होता है जी, 1/ε गुना होता है। यही बात हमें बताया गया है जी, आप देख सकते हैं इसको, 1 क्या होता है, एप्सिलॉन गुना होता है। यही फॉर्मूला में बताया गया है, ठीक है ना, कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर, उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। अरे 1/ε गुना किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के 1/ε गुना होता है, 1/ε गुना होता है। अब 1 इसमें गुणा करेगा तो फाई ई इक्वल टू 1 इसमें गुणा करेगा तो Q/ε0 होगा ना। तो यही तो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो किसी बंद पृष्ठ, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, पहले इसको लिखेंगे फिर फॉर्मूले लिख लेंगे फिर से इसको बना लेंगे। अब एक बात और मैं बता दूं, देखिए जब भी आपको ये 5 नंबर में पूछेगा तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को आपको प्रूफ करना होगा, सिद्ध करना होगा। तो चलिए जी अब हम सिद्ध करते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं सिद्ध, ठीक है ना। देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एक छोटा सा, एक बड़ा सा पृष्ठ है ना, तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है जो है अल्पांश पृष्ठ है जो है ds। तो हम पता करेंगे कि इस अल्पांश पृष्ठ से कितने विद्युत फ्लक्स निकल रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये गणना करेंगे कि अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाले, अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत, अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स। तो अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा जी, तो अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स को d फाई ई से हम दर्शाएंगे, क्योंकि d हम इसलिए लगा रहे हैं, विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, फाई ई से, तो फाई ई लिख दिया। आगे d इसलिए लिखा क्योंकि हम छोटे से पृष्ठ के लिए दिखा रहे हैं, ds पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, तो हमने आगे d लगा दिया, जिससे पता चलेगा कि अल्पांश पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स है। तो d फाई ई इक्वल टू हम जानते हैं e ds cos थीटा होता है, ये हम जानते हैं ना जी। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कि ये कहाँ से आया, ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। अगर ऐसा डाउट है आपका तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सुन लीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। विद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई ds cos थीटा होता है। ये फॉर्मूला ही होता है, विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये ई हमने डी फाई लिख दिया। अब ई है तो इस पर जाहिर सी बात है, ये पृष्ठ है तो इस पर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो हमने लिख दिया। जो ds का एक पृष्ठ है तो ये भी तो अल्पांश पृष्ठ है ना, तो ये ds है, cos थीटा है तो cos थीटा लिख दिया। तो ये तो हमने केवल फॉर्मूले से पुटअप किया है। जैसे ही हमें अल्पांश पृष्ठ जो ds है इसके लिए हमने विद्युत फ्लक्स निकाल लिया, तो उसी प्रकार अब इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे जी,
संपूर्ण पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स की अब हम गणना यहां पे कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा जी हमारा, चलिए देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हम क्या लिख देंगे जी, अब हम ये ना जो अल्पांश पृष्ठ है छोटा सा, इसी का हम समाकलन कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। आप कहेंगे कि सर ये कैसे हम समाकलन कर रहे हैं तो हमारा निकल जाएगा। देखिए एक छोटे से पृष्ठ के लिए हमने क्या निकाला है, विद्युत फ्लक्स निकाला है। अब इसी तरीके से एक छोटा सा जो पृष्ठ है, इसी तरीके से बहुत सारे पृष्ठ होंगे तभी तो ये मिलकर एक गोला बना है ना। तो हम समाकलन का मतलब होता है ना कि सभी का योग। तो इस तरीके से बहुत सारे जब पृष्ठ जुड़ जाएंगे तो उन्हीं का योग ही तो कुल फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए होता है। अगर ज्यादा ना समझ में आए तो इतना जान लीजिए कि जो छोटा सा पृष्ठ है, इसी का छोटा सा मतलब अल्पांश पृष्ठ के लिए जो विद्युत फ्लक्स निकला है उसी का समाकलन हम कर देते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे समाकलन करेंगे तो आगे हमें देखिए क्या मिलता है। अगर हम समाकलन यहाँ पे करते हैं तो डी फाई ई इक्वल टू, अब इसका हम समाकलन करेंगे तो समाकलन करते हैं, डी फाई का मान रखेंगे ई डी एस कॉस थीटा है तो यहाँ पे लिख देंगे ई डी एस कॉस थीटा हमने लिख दिया। ठीक है जी, अब समझिएगा ई डी एस कॉस थीटा हमने लिख दिया। उसके बाद अब हम यहां पे क्या करते हैं, समझिएगा बात को, ठीक है ना। उसके बाद आप बात को समझिएगा, यहां पे फाई ई इक्वल टू, यहां पे मैं लिखता हूं फाई ई इक्वल टू, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं फाई ई इक्वल टू। देखिए ये समाकलन है ना, तो समाकलन हम ऐसे लगा देंगे। देखिए ई का मान है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। ई का ds है तो हमने यहाँ पे ds लिख दिया, और फिर से cos थीटा है तो cos थीटा हमने लिख दिया। अब देखिए अब जो इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, समाकलन से। ये हम समाकलन के रूल से जानते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो q है ये सभी नियतांक है तो ये बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ये q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो बाहर निकल गया। तो ये समाकलन में क्या बचा, ऊपर बचा ds cos थीटा और नीचे क्या बचा, ओनली r स्क्वायर बचा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब एक बात हम पहले फॉर्मूला से जानते हैं कि डी ओमेगा जो घन कोण का फॉर्मूला होता है वो ds cos थीटा बाई r स्क्वायर होता है। ये घन कोण का फॉर्मूला जानते हैं। तो अगर देखें यहाँ पे तो ds cos थीटा बाई r स्क्वायर है, तो इसके जगह पर हम चाहे तो घन कोण डी ओमेगा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही काम हम यहाँ पे कर देते हैं जी। इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, समाकलन डी ओमेगा लिख देंगे, डी ओमेगा लिख देंगे। ठीक है ना, इतना बात समझ गए। अब देखिए डी ओमेगा यहां पे अब आपका सॉल्व हो ही गया है। देखिए अब यहां पे डी फाई मतलब फाई ई इक्वल टू, यहां पे फाई ई इक्वल टू क्या था, पीछे हम आ जाते हैं जी, फाई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सॉरी ये क्या था, समाकलन डी ओमेगा था, यही ना था जी। अब हम इसको आगे अगर सॉल्व करें, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और देखिए जब भी हम डी ओमेगा का समाकलन करते हैं तो रूल से याद रखेंगे, डी ओमेगा का समाकलन करते हैं तो उसका मान आता है 4 पाई। ये दिया गया है गणित के रूल से, 4 पाई आता है जी। अब इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या यहाँ पे, फाई ई इक्वल टू क्या बचा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बचा, यही ना बचा जी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देख लीजिए आपका ये प्रूफ हो गया कि नहीं, ये आपका प्रूफ हो गया है। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही आपका देखिए फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये है जी हमारा गॉस का प्रमेय। मैं आशा करता हूं कि गॉस का प्रमेय है आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। गॉस का सबसे पहले ये नियम लिखेंगे कि किसी
किसी बंद पृष्ठ से, मतलब गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। लिखा हुआ है। उसके बाद आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, फिर से सिद्ध करेंगे। सिद्ध में हमने सबसे पहले अल्पांश पृष्ठ जो ds है इसके लिए हमने कुल विद्युत फ्लक्स निकाला है। फिर से हमने कुल पृष्ठ जो पृष्ठ है ना, तो इसके लिए हमने कुल विद्युत फ्लक्स का मान हमने निकाला है। तो जैसे ही हमने इसको सिद्ध किया है, आगे प्रूफ किया है, ये हमारा प्रूफ हो गया है। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है जी, ठीक है। ठीक। देखिए थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि समय हमारे पास कम है। हमें एक ही टॉपिक नहीं देखना है, हमें 15 टॉपिक को मतलब लगभग कवर कराने का प्रयास करेंगे हम। तो चलिए कोई नहीं जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए तथा उनके परिपथ को बनाकर समझाइए। तो किरचॉफ का नियम हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात आइए हम देखते हैं सबसे पहले किरचॉफ का नियम। यहाँ पे किरचॉफ का हमने नियम लिख दिया है। यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे, किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में एक नियम दिया है जिसे हम किरचॉफ के नियम के नाम से जानते हैं। मतलब किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में, विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में क्या दिया है, संबंध में क्या दिया है, एक नियम इन्होंने प्रस्तुत किया है। मतलब किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में एक नियम दो नियम प्रस्तुत किया है। कितने? दो नियम प्रस्तुत किया है, जिसमें से एक है प्रथम नियम जिसे संधि के नियम के नाम से जानते हैं, दूसरा है वोल्टता का नियम, अभी हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले इतना लिखेंगे, किरचॉफ के नियम हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में दो नियम प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम। अब प्रथम नियम में देख लीजिए, सबसे पहले प्रथम नियम में ये लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखा गया है। प्रथम नियम में ये लिखा गया है, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि अच्छा, संधि मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं, जंक्शन आपने नाम तो सुना ही होगा जंक्शन का। ठीक है जी, अच्छी बात है अगर आपने सुना है तो जंक्शन में क्या होता है, मान लेते हैं सपोज दैट ये एक बिंदु है। अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ तो मान लेते हैं एक बिंदु है ये। अब जंक्शन का मतलब क्या होता है ना, कि जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें आपस में मिलती हैं, वहां से बहुत सारी दिशाओं में जाती हैं, तो उसी प्रकार ये एक जंक्शन है। तो ये जंक्शन है तो यहाँ से जाहिर सी बात है बहुत सारी विद्युत धाराएं हैं, ठीक है ना, ये आएंगे भी और जाएंगे भी इस प्रकार। तो ये हम मान लेते हैं कि इस तरीके से बहुत सारी विद्युत धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप, ये हमारा एक जंक्शन है जहां पर देख सकते हैं बहुत सारी विद्युत धाराएं आ और जा रही हैं। तो मान लेते हैं ये हमारी विद्युत धाराएं इधर आ रही हैं, तो ये I1 हो गया, ये भी आ रही हैं तो इसको हमने I2 मान लिया। ये विद्युत धाराएं यहां से जा रही हैं तो इसको हमने I3 मान लिया। ये भी जा रही हैं तो इसको हमने I4 मान लिया। ये मान लेते हैं इसमें प्रवेश कर रही हैं तो I5 मान लिया। ये भी प्रवेश कर रही हैं तो इसको I6 मान लिया। ये इधर से बाहर निकल रही हैं तो I7, ये भी इधर से बाहर निकल रही हैं तो I8। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, संधि है। तो किसी संधि की ओर देखिए, यहां से बहुत सारी विद्युत धाराएं, ये क्या है, हमारी विद्युत धाराएं हैं या विद्युत बल रेखाएं भी हम कह सकते हैं, विद्युत धाराएं हैं। ठीक है ना, तो हम ये कह रहे हैं ये हमारी संधि है। तो किसी संधि से देख रहे हैं बहुत सारी विद्युत धाराएं इस संधि की ओर आ रही हैं और बहुत सारी देख रहे हैं ना इस संधि से निकल भी रही हैं। तो हम यही कह रहे हैं, तो संधि से आ जाने का मतलब क्या है कि इस संधि पर मिल तो रही है ना, चाहे जा रही है चाहे आ रही है, मिल तो रही है। तो हम यही कहेंगे कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यही बात कहा गया है।
एक बार और सुन लीजिए, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ये विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है? शून्य होता है। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आशा करता हूं समझ के होंगे। यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे, नोट्स में 2-3 पॉइंट्स है जो उसको आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, चिन्ह परिपाटी हम बता रहे हैं। जो विद्युत धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, जैसे ये दिख रहे हैं तो संधि की ओर आ रही हैं विद्युत धाराएं, तो जो संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराएं हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराएं आने वाली विद्युत धाराएं धनात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं। ये लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। चिन्ह परिपाटी यहां पे हेडिंग डाल के लिखिएगा, चिन्ह परिपाटी, ठीक है ना। चिन्ह परिपाटी इस तरीके से हेडिंग डाल के ये पहला पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि किसी संधि से जाने वाली जो विद्युत धाराएं हैं वो ऋणात्मक होती हैं। तो आप लिख देंगे कि किसी संधि से जाने वाली विद्युत धाराएं ऋणात्मक होती हैं। ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे, संधि की ओर आने वाली जो धाराएं हैं वो पॉजिटिव, संधि से बाहर निकलने वाली धाराएं हैं वो निगेटिव। तो अगर हम इसका निकाले अच्छे तरीके से तो देखिए ये संधि की ओर आ रही है तो ये धारा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव होगा, तो इसको I1 हमने प्लस में कर दिया, आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी आ रहा है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, I2 प्लस। देखिए ये I3 धारा निकल रहा है, I4 धारा निकल रहा है, तो ये माइनस हम लिख देंगे, चाहे इसको हम छोड़ देते हैं, जो आ रहा है केवल उसी को लिखते हैं। तो I1, ठीक है, चलिए माइनस हम लिख ही देते हैं। चलिए इसको हम माइनस लिख दिए, I3 धारा, फिर से I4 धारा भी माइनस हो जाएगा। I5 और I6 देख रहे हैं संधि की ओर जा रही है, तो इसको I5 को प्लस लेंगे, I6 को भी प्लस लेंगे। और देखिए I7 I4 निकल रहा है तो ऋणात्मक लेंगे, तो I7 ऋणात्मक हो जाएगा, I8 भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। इनका बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो ये हमने लिख दिया। तो यही तो हमें बताया गया है कि किसी संधि से, अभी हम चाहें तो यहां से भी फॉर्मूला हम कर सकते हैं। क्या लिखा गया है जी? कि किसी संधि से, ठीक है ना, यही बात यहां पे लिखा गया है कि किसी संधि पर मिलने वाली, मतलब किसी संधि से आने और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो शून्य होता है। ये हमने लिख दिया। अब जितने ये ऋणात्मक हैं इसको चाहे तो हम उधर भेज भी सकते हैं, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, या ऐसे भी आप लिख देंगे, इतना ना तक काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना आपको किरचॉफ के प्रथम नियम में लिखना है, पहले ये, फिर ये फिगर, फिर से आपको ये चिन्ह परिपाटी, और अंत में ये आप इसको लिखने के बाद ये आप जरूर लिख लीजिएगा नीचे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरे बढ़ेंगे, दूसरा नियम जानेंगे। अच्छी बात है जी, चलिए बहुत ही बेहतर। दूसरा हमारा आता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है जी? द्वितीय नियम जिसे हम किस नियम के नाम से जानते हैं? द्वितीय नियम को लूप के नियम या बंद जाल के नियम के नाम से हम जानते हैं। समझ लेते हैं दोस्त। देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार विद्युत परिपथों के बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है जी, हम आपको समझाते हैं। आपको यहां पे किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार हमें यह बात बताया गया, ठीक है ना, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार हमें यह बात बताया गया कि किसी, समझिएगा ये बात एक फिगर में बना रहा हूं तब जाकर आपको समझाऊंगा ना, तो ये आपको नियम याद हो जाएगा। याद करना है ना। चलिए तो फिगर समझते हैं जी।
मुझे विश्वास है कि आप सभी समझने आए हैं यहाँ पे, तो फिगर ही हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, कोई भी परेशानी आपको ना हो। मैं नहीं चाहता कोई भी स्टूडेंट मेरे परेशान रहे, उनको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये हम यहाँ पे इतना इरेज कर दे रहे हैं, फिर से ये भी इतना, से यहाँ पे भी इतना इरेज, फिर से यहाँ पे इतना काफ़ी है, इतना ठीक है, अदर नहीं। ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हम एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा देते हैं, एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा देते हैं, एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए फिगर बनाना अनिवार्य है, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, नहीं तो मैं बताता नहीं। ठीक है ना, क्योंकि समय हमारे पास कम है, उतना ही चीज हम पढ़ेंगे जितने में हमारा काम हो जाए अब। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पे एक हमारा ये एक जाल है जिसमें एक बंद जाल ए बी सी डी ए, एक बंद जाल ये हमें दिखाई दे रहा है ना, ए बी सी डी ए, एक ये बंद जाल है, और दूसरा बंद जाल दिखाई दे रहा है सी डी और फिर से ई एफ। ठीक है, तो एक बंद जाल सी डी ई एफ सी, एक नीचे वाला बंद जाल दिखाई दे रहा है, दो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक प्रतिरोध है जिसे हम R1 कहते हैं, ये है R2 और ये है R3, ये प्रतिरोध है। ये सेल है तो सेल I1, सेलों का विद्युत वाहक बल, सेल है तो उसका विद्युत वाहक बल हम कहेंगे, तो सेलों का विद्युत वाहक बल है जो है E1, ये सेलों का विद्युत वाहक बल है E2। ठीक है, इतनी बात समझ के उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे समझना है ये कि देखिए ये जो हमारा सेल है, सेल E1 है, तो इससे जो धारा निकलेगी वो I1 धारा निकलेगा, तो I1 कह दिए। और सेल E2 से जो धारा निकलेगी वो I2 धारा होगा, तो I2 हम लिख देंगे। और ये दोनों धाराएं इस तरीके से जा रही हैं, यहाँ पे जब आएंगी तो यहाँ पे दोनों एक साथ बहेंगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन धाराओं को I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 धारा, ये I3 धारा, I3 जो प्रतिरोध है इससे गुजरेंगे, ऐसे ही ना है। तो इतना आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ेंगे जी, दोबारा समझाना तो नहीं पड़ेगा। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे देखिए ये जो सेल है इस प्रतिरोध का ये संगत सेल भी है, और इस प्रतिरोध का ये संगत मतलब इस धारा का ये संगत प्रतिरोध है। I1 धारा का संगत प्रतिरोध है R1, I2 धारा का संगत प्रतिरोध क्या है, R2 है। तो यहाँ पे हमें बताया गया, सबसे पहले हम एक ही यहाँ पे ही ले लेते हैं, यही बंद जाल एक ले लेते हैं, बंद जाल ए बी सी डी ए। ठीक है ना, तो बंद जाल यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, अभी आपको नियम याद हो जाएगा, परेशान ना हो। बंद जाल क्या है, ए बी सी डी ए में। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे किरचॉफ ने अपने द्वितीय नियम जिसे लूप का नियम या बंद जाल का नियम कहते हैं, इसमें हमें बताया गया कि बंद जाल जो ए बी सी डी ए में प्रवाहित धारा, तो दो धारा प्रवाहित हो रहे हैं, I1 एक I2, दो धारा प्रवाहित हो रहे हैं, तो इसमें प्रवाहित जो धारा है, समझिएगा इसमें हमें ये बात बताया गया कि जो प्रवाहित धारा है, प्रवाहित धारा, ठीक है ना, प्रवाहित धारा एक I1 है, एक है I2, प्रवाहित धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध। तो I1 के धारा का संगत प्रतिरोध है R1, I2 धारा का संगत प्रतिरोध है R2। तो बंद जाल ए बी सी डी ए में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे, इस बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही ये जो फॉर्मूला हमें मिला ना, इसी फॉर्मूले को ही आपको यहाँ पे लिखा गया है। देखिए मुझे नियम याद नहीं है, मैं समझा हुआ हूं तो मुझे यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं आपको। कभी भी हमें रट कर नहीं दोस्त, समझ कर याद रखना है। अब मेरा यही लक्ष्य है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे। मैं यही लक्ष्य के साथ में ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया था, क्योंकि मैं जब स्टडी करता था ना, मुझे मतलब कोचिंग में बहुत सारी या स्कूलों में बहुत सारी दिक्कतें इसको सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं दिल से कह रहा हूं ना, रटना पड़ता था। ठीक है ना, समझ में कोई टॉपिक नहीं आती थी, रटनी पड़ रही थी। मैं सोचता था कि भैया ऐसा कुछ हो सकता है जिससे रटना ना पड़े, समझ कर याद करें। जैसे अब ये नियम है,
हमें रटना नहीं है दोस्त, हमें समझ कर याद करना है। हम क्या कहेंगे, देखिए हम रटवा नहीं रहे, समझिएगा। हम कह रहे हैं कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, यहां पे कुछ नहीं तो गुणा है ना, तो गुणनफल के बीजगणितीय योग बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यही तो लिखा गया है। एक बार और स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। हम कह रहे हैं यहाँ पे बीच में गुणा है तो कहेंगे किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत गुणनफल का बीजगणितीय योग बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। तो ये बातें हैं, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इतना आप लिख देंगे और ये फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। एक स्टूडेंटों का यहाँ पे मैं पढ़ के सुना दूं, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा, देखिए प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वही बात लिखा गया है। अब एक बात यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, सर बीजगणितीय योग कह रहे हैं, योग मतलब तो जोड़ होता है, और यहाँ पे माइनस आप लिख रहे हैं। तो भैया माइनस क्यों लिख रहे हैं, तो ये आपको मैं बता दूं, तो चिन्ह परिपाटी से हम लिख रहे हैं, चिन्ह परिपाटी, ठीक है ना, चिन्ह परिपाटी से लिख रहे हैं। बट मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप जाइए किरचॉफ का नियम ब्रदर सर लिख कर सर्च कर लीजिएगा, एक वीडियो मिलेगा, उसमें मैं डिटेल में समझाया चिन्ह परिपाटी से सब कुछ। अभी उतना समय नहीं है इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं इतना कहूंगा आप इसको सबको लिख का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, यहाँ पे ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना, इतना काफी है जी। उतना ही हम जानेंगे जिससे हमारा एग्जाम है वो हमारा कंप्लीट हो जाए, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। अब करने का क्या फायदा, उतना तो इतना जानिए, इतना बहुत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे दोस्त। बेहतर जी, आगे बढ़ना पड़ेगा, अभी तो बहुत समय, हमें इतना टाइम चला गया। अभी तीसरे क्वेश्चन पे आए हैं हम। देखिए बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है इसको अब हम जानेंगे जी। देखिए बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, तो बायो-सेवर्ट का नियम हम कह रहे हैं। बायो-सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि कोई धारावाही चालक है तो किसी धारावाही चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो उसके लिए उन्होंने क्या दिया है, क्या दिया है, सूत्र दिया है। मतलब इन्होंने ये किया, बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मिलकर कोई भी धारावाही चालक है, ये सपोज दैट ये एक धारावाही चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित है, ठीक है ना, एक धारावाही चालक है जिसमें हमने आई धारा प्रवाहित है, तो इसीलिए हम धारावाही चालक कह रहे हैं। तो इन्होंने ये बताया कि किसी धारावाही चालक के कारण, कोई भी धारावाही चालक है तो इसका इन्होंने अल्पांश एक पृष्ठ ले लिया जो है डीएल, ये अल्पांश पृष्ठ ले लिया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाऊंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए पहली बात मैं बता दूं आपको, बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया। बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक ने मिलकर क्या किया, एक प्रयोग किया। अब प्रयोग करके इन्होंने क्या बताया, जिसमें किसी धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र दिया है। बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया जिसमें कोई धारावाही चालक है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए इन्होंने क्या दिया, फॉर्मूला दिया है, सूत्र दिया है। कैसे आया सब हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूं जिससे मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा, ठीक है ना। एक काम मैं कर लूं क्या, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर ले रहा हूं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, ठीक है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने यह छोटा कर लिया। समझिएगा, ये एक धारावाही चालक है, ये एक धारावाही चालक है, ये एक अनंत लंबाई के एक धारावाही चालक है जो है आई, ठीक है ना, ये एक चालक तार है जो है एल। तो अब इस चालक तार में हमने एक छोटा सा बिंदु ले लिया, मतलब एक छोटा सा ये धारावाही चालक है, तो इस धारावाही चालक में हमने क्या लिया, एक अल्पांश इसका पृष्ठ ले लिया जो है डीएल, या अल्पांश पृष्ठ ले लिया। ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी।
अब इस अल्पांश पृष्ठ से r दूरी पर एक हमने यहाँ पर बिंदु लिया है जो है P। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो dB है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB की हमें गणना करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। समझ में आ गया? यही बात है। सबसे पहले एक धारावाही चालक तार है, तो इसके चारों ओर हम जानते हैं धारा प्रयोग किया गया, तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे जो r दूरी पर एक बिंदु P है ना, इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। किसके लिए? इस अल्पांश जो पृष्ठ हमने लिया है dl, एक पूरे तार के लिए नहीं, एक छोटा सा ये अल्पांश पृष्ठ है, इसके लिए हमें अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो यही बात कहा गया है कि बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किसी धारावाही चालक तार, कोई भी धारावाही चालक तार के में मतलब धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या किया है? एक सूत्र दिया है। अब वो सूत्र क्या है, चलिए अभी हम प्रूफ करेंगे, सब समझ में आएगा। सबसे पहली बात, अब इन्होंने बायो सेवर्ट ने अपने नियम में क्या बताया है वो यहाँ पे लिखा गया है, समझिएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है बायो और सेवर्ट के अनुसार। तो बायो सेवर्ट ने हमें 4 बातें बताई। सबसे पहली बात, एक एक पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहला इन्होंने बताया कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इस अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो चालक में प्रवाहित धारा के ही समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब इन्होंने बताया कि अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB है वो चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो सबसे पहला तो इन्होंने ये हमें बताया, ये हमें फॉर्मूला इन्होंने दिया। ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट इसको मानते हैं। देखिए इतना बात बोल देंगे ना कि इस अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, या चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ऐसे लिखकर नीचे फिर से इसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए मैंने साइड में लिख दिया। ठीक है ना, फिर से दूसरा इन्होंने ये बताया कि इस अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। मतलब अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इस अल्पांश लंबाई के ही क्या होता है? इस अल्पांश लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहां से हमें दो, ये फिर से दूसरा ये हमें फॉर्मूला मिला, तो इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? वही बात यहाँ पे लिखा गया, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। ठीक है, इतनी बात समझ के तो ये पहले वाले से ये हमारा आया है, दूसरे वाले से ये आया, तीसरे वाले हमें क्या बताता है? अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इन्होंने ये बताया कि इस अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है dB वो अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने ये हमें बतवाया है जी। ठीक है ना, इसको हमने समीकरण 3 कर देते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है तो इसलिए 1/, के नीचे हमने लिखा हुआ है। तो ये हमें तीसरा से मिल गया। और चौथा में ये बात बताया गया कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखिए यहां तक तो सभी में, चारों में यहां तक ये लाइन तो सेम टू सेम ही लिखना है कि अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P, ये अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने, ठीक है ना, बीच के बने एक यहाँ पे इन दोनों के बीच एक कोण बनता है, तो इस कोण के ज्या के समानुपाती होता है।
तो वही बात लिखा गया है, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P, अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हमें ये बात बताया गया कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। याद रखेंगे साइन को ज्या कहते हैं, ठीक है, और थीटा को कोण कहेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ना जी, अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। तो ये हमारे 4 समीकरण हो गए। अब इन चारों समीकरण को हम आपस में मिला देंगे। देखिए इधर सभी में अल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो हम यही बात यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे जी कि समीकरण, हम ऐसे लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तथा फोर्थ को मिलाने पर, तो सभी को हम आपस में मिलाकर देख लेते हैं जी। तो जैसे ही हम इन सभी को मिलाएंगे ना, तो सभी में डी बी इक्वल ही है, तो डी बी हमने लिख दिया और ये समानुपाती हो जाएगा। ये सभी आपस में गुणा कर लेंगे, तो आई फिर से डी एल फिर से साइन थीटा, और ये 1/r² गुणा करेगा ना, तो नीचे ओनली r² हो जाएगा। अब 1 गुणा करेगा तो इसमें 1 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से जी, तो ये हमारा ये मिलता है जी फॉर्मूला, ये मिलता है। अब इसको अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है। जैसे ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो dB, समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे नियतांक आता है μ0/4π, μ0/4π, ये एक नियतांक आता है। अब फिर से I dl साइन थीटा अब बाई r², तो ये हमें फॉर्मूला मिलता है जी। और यही फॉर्मूला है बायो-सेवर्ट के नियम के लिए। बायो-सेवर्ट के नियम ने जो सूत्र दिया था ना कि किसी धारावाही चालक के कारण, किसी धारावाही चालक में अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये सूत्र है, जो है μ0/4π I dl sin थीटा बाई r², जहां μ0/4π का मान होता है 10⁻⁷। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए जी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी फटाफट। ठीक है, अगला हमारा आता है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो यहां पे हमने लिखा है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब समझ लेते हैं जी। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, समझिएगा। कह रहे हैं इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। मतलब अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको समझाना भी चाहूंगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं समझा दे रहा हूं आपको। देखिए ये हमारा एक अनंत लंबाई का, मतलब ये एक चालक तार है, ठीक है ना। ये एक हमारा चालक तार है और इसमें I धारा क्या है, प्रवाहित है। तो इसको हम क्या कहेंगे, धारावाही चालक कहेंगे। तो किसी धारावाही चालक है, तो धारावाही चालक है तो जाहिर सी बात है इसके चारों ओर क्या होगा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम मान लेते हैं कि अल्पांश एक धारावाही चालक है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो धारावाही चालक ये है ना, तो धारावाही चालक से r दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे P है और इसी बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र जो है ना इसकी गणना करना है, चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करना है। बात समझ में आ गया। किसी धारावाही चालक के कारण, यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे, देखिए बात आप समझिएगा। एक धारावाही चालक है, इसके चारों ओर बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस अल्पांश मतलब चालक से r दूरी पर एक अल्पांश है, अल्पांश पृष्ठ है। ये जो अल्पांश हमारा ये जो पृष्ठ है ना, इसी को dl से हम दर्शाते हैं, इस अल्पांश पृष्ठ को dl से दर्शाते हैं। और इस अल्पांश पृष्ठ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, B है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही बात बताया गया, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें बताया जाता है जो क्या होता है, समाकलन B dl इक्वल टू
म्यू नॉट इंटू आई होता है, ठीक है ना। ये हमें बताया जाता है जी। अब देख लें इसको, इसी ये जो हमारा ये फॉर्मूला हमने बताया ना, इसी फॉर्मूले से ही ये लिखा गया है। अब समझिएगा, अल्पांश पृष्ठ पर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है ना। और ये क्या है, क्या है, समाकलन है, पृष्ठीय समाकलन जिसे कहते हैं। ये विद्युत धारा है, ये म्यू नॉट है। तो हम ये कह रहे हैं किरचॉफ के परिपथीय नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन बंद मतलब चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही तो बात कहा जा रहा है, यही तो बात यहाँ पे लिखा गया है। एक बार और सुन लीजिए, क्या दिक्कत है दोस्त, मैं तो सुनाने के लिए हूं ना, तो एक बार और सुन लीजिए। याद करना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। हम कह रहे हैं एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में, मतलब चालक में या परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही बात यहाँ पे लिखा गया है। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही तो लिखा गया है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। जिन विद्यार्थियों को एक बार सुनकर याद ना हो, तो भैया पीछे ले जाइए, आपके पास तो ऑप्शन है, तो पीछे ले जाइए, सुनिए समझिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी, अगला हमारा फिर से अब यहां पे आता है। अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो चलिए हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। इसको प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे जी? तो प्रूफ करने के लिए ना हमें एक बात पता है। वो क्या पता है कि बायो और सेवर्ट के अनुसार, बायो सेवर्ट के अनुसार धारावाही चालक से आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र दिया है। बायो और सेवर्ट का जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे, बायो सेवर्ट का हमने पढ़ा, उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे ना, तो उन्होंने बताया है, बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग में आप देखेंगे तो उन्होंने बताया धारावाही चालक से आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र दिया है। तो वो सूत्र क्या दिया? उन्होंने ये दिया है कि B म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r होता है। ये इन्होंने सूत्र दिया है, तो इस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा, 2I/r होता है, ठीक है ना। अब देखिए जी, आप सोचेंगे सर यहाँ पर भी अगर इतना कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आप कहेंगे कि सर ये भी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र दिया है ना, चालक से r दूरी पर ही है। तो देखिए ये अल्पांश के लिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, अब वहां पे तो ये पूरे चालक के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए इन्होंने सूत्र दिया है। तो ये जो बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जो डेरिवेशन है, ये सब प्रूफ भी हम कराएंगे। डेरिवेशन पे भी एक संपूर्ण किताब का वीडियो आएगा जल्दी, तो उसको देखिएगा। तो ये हमें फॉर्मूला मिला। अब ये मिला ना, अब इसका हम क्या कर देते हैं, इसका समाकलन हम कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट का समाकलन करने पर, समीकरण फर्स्ट का समाकलन करने पर, तो करके दिखते हैं जी। तो जब हम समाकलन इसका करते हैं यदि, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो यदि हम इसका करते हैं तो ये क्या होता है, इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो याद रखेंगे, इसका समाकलन हम करेंगे ना, समीकरण फर्स्ट का dl के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे। तो dl के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो dl इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो dl इसमें गुणा हो गया, फिर से इधर का भी समाकलन होगा ना,
समाकलन जिनको नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं, ये समाकलन का चिन्ह है म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई है, तो ये हम पहले लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर हो गया। और यहाँ पे dl के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो dl अंत में गुणा हो जाएगा। देखिए पृष्ठीय समाकलन और dl इधर भी गुणा होगा, और इस पक्ष में राइट हैंड साइड है इसमें भी dl और जो पृष्ठीय समाकलन dl का गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, इतना आप समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ाते हैं जी, आगे हम बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये b इंटू dl हो जाएगा। और ये अगर देख रहे हैं तो पृष्ठीय समाकलन ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगा। और यहाँ पे अच्छा नहीं एक यहीं पे हम लाइन क्यों ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ाएं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए एक और बात यहाँ पे समझिएगा, देखिए जो भी समाकलन कांस्टेंट क्वांटिटी रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ये बात हम रूल से जानते हैं। तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर है ना, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये पहले बाहर निकल जाएंगे। तो अगर हम इसको निकाल लें तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई ये बाहर निकल गए, और 2i बाई आर ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये बाहर निकल गए। और ये पृष्ठीय समाकलन ये क्या है, dl है, तो dl हमने लिख दिया। ठीक है ना। अब देखिए ये dl क्या है, अल्पांश ये पृष्ठ है, अल्पांश एक छोटा सा बिंदु है। तो इस तरीके से बहुत सारे बिंदु मिलकर और तब जाकर ना ये बना होगा, पूरा एक वृत्त बना है। तो ये हमारी वृत्त की परिधि हो जाएगी। जब इसका समाकलन करेंगे ना dl का अल्पांश का, तो यहाँ पे वृत्त की परिधि हो जाता है। तो इसको हम b इंटू dl और इसको म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर हो जाएगा। और जो ये समाकलन जब dl का होता है ना, तो ये वृत्त की परिधि हो जाता है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर हमने लिख दिया। ठीक है ना, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब बात को समझिएगा, इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए दो दूना 4, तो 2 बार में, फिर से इस 2 से ये भी 2 कैंसिल हो गया। तो अब इधर बचा क्या, इधर ओनली बचा समाकलन पृष्ठीय समाकलन b और dl इधर बचा है तो dl हमने लिख दिया। और इधर म्यू नॉट बचा है तो म्यू नॉट हमने लिख दिया, और i बचा है तो वो i हमने लिख दिया। तो यहाँ पे यही ना बचे हैं जी, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया है। आप देख लीजिए ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है ना, b dl इंटू म्यू नॉट बाई इंटू आई हो गया। देखिए यही हमारा, इसी को प्रूफ करना था, प्रूफ हमने कर दिया। तो ये है जी हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम, जो कि आसानी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए समझने पर फोकस करेंगे ना तो सब समझ में आएगा। मेरा यही लक्ष्य है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद रखे करें। ठीक है ना। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, देखिए दोस्त मन करे या ना करे पढ़ाई करने का, आपको तो करना ही है ना। मेरी भी इच्छा बहुत, मतलब अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं, कभी कभी दुख भी आता है, सुख भी आते हैं, आते रहते हैं दोस्त। अभी मेरी क्या हालात है वो मैं जानता हूँ, पर फिर भी मैं सब भुलाकर और सब कुछ मतलब साइड रखकर फिर भी मैं पढ़ाने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। भले दिमाग में टेंशन हो या दिल में तकलीफ हो या कुछ भी हो दोस्त, बट आपको क्या करना है, पढ़ाई पर फोकस करना है। शायद आप बात नहीं समझ पा रहे होंगे, बट फिर भी मैं कहूँगा ना, कैसी भी परिस्थिति हो आप पढ़ाई को कभी भी मतलब पीछे नहीं छोड़ेंगे, पढ़ाई को साथ लेकर चलेंगे दोस्त। ठीक है ना, कैसी भी परिस्थिति हो। जैसे कि मैं आपको पढ़ाने पर फोकस कर रहा हूँ तो पढ़ते रहिए दोस्त, मैं तो यही चाहूँगा। ठीक है ना। अब बायोलॉजी और मैथ की भी अपनी स्टडी कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा, बट अभी आप फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि समय आपके पास उधर कम मिलेगा। कितना हम पढ़ा पाएंगे और कितना आप पढ़ पाएंगे, पढ़ाने को तो मैं रात दिन काट दूंगा एक, पर पढ़ क्या पाएंगे, केवल वीडियो देखने से तो नहीं होगा ना, आपको याद भी तो करना पड़ेगा। ये बातें हैं दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कोई नहीं जी, चलिए ये बात हमारा चौथे क्वेश्चन 4 अभी तक हमने देख लिया। आगे के भी बहुत जल्दी आपको कंप्लीट हो जाएगा, परेशान ना हो। एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, आपको पता ही है कि देखिए आपकी सपोर्ट की हमें, हमारी इस चैनल को, हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सबका ये परिवार है, तो परिवार के जब आप सपोर्ट करेंगे तभी जाकर कुछ होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन, मतलब आपको तो लिंक आपको दिखाई दे ही रहा होगा, सब्सक्राइब का ऑप्शन क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं देखता हूँ लाइव में मैं कहता हूँ तो बहुत जल्दी आप वीडियो को लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं।
इसमें क्या है कि इसमें मालूम नहीं चल पाता कि आप कर पा रहे हैं या नहीं अभी। ठीक है, अभी तो लाइव में हूं नहीं, तो इसलिए सब्सक्राइब कर देंगे ना तो बेटर रहेगा, मुझे दिल में एक संतुष्टि रहेगी, खुशी रहेगा। ठीक है, और मेहनत करने के लिए एक मतलब एनर्जी भी मिलता है। और अच्छा कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे जरूर ज्वाइन होंगे, जहां पे हम जितना हो सकेगा वो सब मटेरियल वहां पे स्टडी का या जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे जो एग्जाम में लड़ने वाले होंगे सबको प्रोवाइड हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टा का भी लिंक हमने दे दिया है, अगर पॉसिबल हो सके इंस्टा चलाते हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, कोई डाउट आता है तो वहां से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अगला हमारा जैसे ये समय हमें मिलेगा ना तो हम डाउट बताने का प्रयास करेंगे, समय कम मिलता है इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है, बट फिर भी। अगला आता है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की हमें व्याख्या करना है, तो देख लीजिए जी, यहां पे हमने लिख दिया है मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंग, यहां पे याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में एक क्या दिया है, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। मतलब मैक्सवेल वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में ही एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसे हम मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो ये पहली बात हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन्होंने मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने क्या अपने सिद्धांत में बताया है वो यहाँ पे हमने लिखा है। तो हमने क्या लिखा है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, अब इन्होंने 5-6 पॉइंट्स बताया है, मोस्टली हमने 5-6 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, बताया तो बहुत सारा है बट जो जितना में हमारा काम चल जाएगा उतना ही हम जानेंगे, जितना आपके बुक में दिया गया उतना ही हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात इन्होंने बताया कि जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, ठीक है ना, तो ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है, तो उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इनका ये कहना था ना कि जब कोई भी कण है, एक छोटा सा कण है और ये तेजी से त्वरित गति करेगा, ये तेजी से इस तरीके से गति करेगा, तो जैसे ये गति करेगा ना तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज अगर गति करेगा तो उसकी ऊर्जा में हानि होगी, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा जो निकलेगी ना वो तरंगों के रूप में निकलेगी, तरंगों के रूप में क्या होगी, उत्सर्जित होगी, निकलेगी। जैसे आपको ही ग्राउंड में दौड़ाने के कह दिया जाए तो आप दौड़नेंगे तो आपकी एनर्जी लॉस होगी कि नहीं होगी, उसी प्रकार जब कोई भी कण कण अगर त्वरित गति करता है, तेजी से गति करता है, तो इसकी ऊर्जा जो है ना वो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है, तरंगों के रूप में बाहर निकलती है। इन्हीं तरंगों को, ये जो तरंग है ना, इन्हीं तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जानते हैं, जिसे हम इन्हीं तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो यही बात लिखा गया है कि जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है, तो इस आवेशित कण की जो ऊर्जा है ना वो तरंगों के रूप में निकलने लगेगी, तो उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। पहली बात समझ गए, चलिए अच्छी बात है जी। दूसरा हम समझते हैं, तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो बात हमने बताया है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे है ना, तो इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, याद रखेंगे आप, मतलब ध्वनि तरंगों के लिए वायु माध्यम या अन्य माध्यम होना आवश्यक है। यदि हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो चाह रहा है अंतरिक्ष में हम चले जाएं, अगर बोले ना तो सुनाई नहीं देगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाज नहीं जा पाएगा क्योंकि वहां पे कोई माध्यम नहीं है। तो ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता है, बट जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर अंतरिक्ष में भी ये चला जाएगा, जैसे अगर हम कॉल लगाते हैं तो कॉल से हमारा क्या होता है, तरंगे जाती हैं, तो अगर हम अंतरिक्ष में भी कॉल लगाएंगे ना तो जाएगा। ठीक है, रेडिएशन जो तरंगों के द्वारा जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा जाएगा। ठीक है ना। अगला तीसरा, ये बात समझ के होंगे, तीसरा इन्होंने बताया कि यह तरंगे विद्युत, समझिएगा, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो यह तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर लंबवत, ठीक है ना, तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। मतलब इन्होंने भी बताया कि जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे एक फिगर यहाँ पे आपको बनाना जरूरी है, ये आप जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये 3 अक्ष यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड, ये बनाना जरूरी है इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये हमारा x है और ये हमारा y हम मान ले रहे हैं, ये हमारा z है। ठीक है ना,
एक्स है इस, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ऊपर मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, अब ये तरंगे जो हैं यहां पे समझिएगा, यहां पे तरंगे इस प्रकार ये गति कर रही हैं। ठीक है, ये तरंगे इस तरीके से गति कर रही हैं। फिर से दूसरा तरंगे इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, ये तरंगे दूसरी तरंग है। तो देखिए एक तरंग है, ये जो व्हाइट वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा विद्युत तरंगे हैं। ये व्हाइट वाला जो दिखाई दे रहा है ये विद्युत तरंगे हैं। विद्युत तरंगों को हम विद्युत तरंगों को हम ई से दर्शाते हैं, तो ये हमारे विद्युत तरंगे हैं। और ये जो तरंगे हैं जो संचरण कर रही हैं, ठीक है ना, ग्रीन में, ये हमारी क्या है, ये चुंबकीय तरंगे हैं जिसको हम बी से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो विद्युत तरंगे चुंबकीय तरंगे, तो दोनों ये दोनों मिल गए हैं आपस में, तो इसी को तो हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये हमने पढ़ाया हुआ है कि विद्युत तरंगे या चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत, जब एक दूसरे के दोनों लंबवत आपको दिखाई दे ही रहे हैं, परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में अध्यारोपित होती हैं, ज्यावक्रीय दिशा में अध्यारोपित होती हैं, मिलती हैं, तो उसी को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो ये हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे ही हैं। तो यही कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों, ठीक है ना, विद्युत जो चुंबकीय तरंगे हैं वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत होती हैं, ये लंबवत हैं, तथा तरंग संचरण की दिशा भी, तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो यही लिखा गया है कि यह तरंगे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। तो इतना लिखने के बाद ये फिगर आप बना लेंगे, यहाँ पे भी बना सकते हैं या नीचे जैसे हमने बनाया है ऐसे बना लीजिएगा। अगला हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कि मैक्सवेल की गणना के अनुसार, मैक्सवेल ने जब गणना किया तो इन्होंने बताया, सिद्ध किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब सिंपल सी बात है, मैक्सवेल ने अपनी गणना से ये बता दिया ना कि जो तरंगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है, स्पीड होता है, वो क्या होता है, वेलोसिटी, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब प्रकाश के वेग के ही बराबर होता है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे मिसकंसेप्शन आ जाता है या लोग गलत सोच लेते हैं। वो सोचते हैं कि सर मैक्सवेल ने ही ये बताया था कि तरंगों की गति इतनी होती है, ऐसा नहीं है। फीको नामक एक फोको ऐसे ही कहते हैं, तो फीको नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था, उन्होंने गणना किया था कि जो तरंगों का जो गति है ना, ठीक है, वो इतना होता है। मतलब मैक्सवेल ने तो ओनली मान लिया था कि तरंगों की जो गति है वो इतना ही होता है। वास्तव में इन्होंने कोई गणना ऐसे मतलब किया नहीं था, ऐसे ही मान लिए थे इन्होंने। ठीक है, बट यहाँ पे ये याद रखेंगे, मैक्सवेल के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग है वो इतना ही होता है। अगला इन्होंने बताया, इसके निष्कर्षण पर मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। मतलब मैक्सवेल ने ये बताया ना कि जो प्रकाश है, अभी तक हम जान रहे थे प्रकाश का गुण पढ़ेंगे तो हमने ये जाना है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, पर मैक्सवेल का ये मानना है कि प्रकाश जो है ना वो तरंगों के रूप में, इस प्रकार तरंगों के रूप में गति करता है। ठीक है, तो ये लिखा गया। इसके निष्कर्षण पर ये सभी नियम दिया, इस निष्कर्षण पर मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। ठीक है ना, बट आप हमसे पूछेंगे कि सर वास्तव में कैसे गति करता है, सरल रेखा में या तरंगों के रूप में? तो मैं आपको कहूंगा, तो अभी तक यही पता चला है कि प्रकाश जो है ना वो सरल रेखा में भी गति करता है और तरंगों के रूप में भी गति करता है। ठीक है ना, ये बातें हैं जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, बहुत बेहतर। चलिए एक छठा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है। चलिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम बताइए। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित 2 नियम दिया है। चलिए जी, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित इन्होंने 2 नियम दिया है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित 2 नियम प्रस्तुत किया है। अब वो 2 नियम कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रथम नियम, जिसे हम प्रथम नियम के नाम से ही जानते हैं। ठीक है ना, तो प्रथम नियम है, और एक हमारा आता है द्वितीय नियम यहाँ पे। तो पहले हम प्रथम नियम को समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है, जब कोई चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षी गति होता है तो चुंबक में, मतलब कुंडली में, यहाँ पे चुंबक नहीं कुंडली होना चाहिए, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। अच्छा, आपको समझ में नहीं आया होगा ना,
आ गया है तो अच्छी बात है पढ़ने से, बट मोस्टली स्टूडेंटों को मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा। कोई नहीं दोस्त, अगर नहीं समझ में आया ना तो परेशान ना हो, मैं आपको समझाऊंगा। हम हैं तो क्या गम है भैया, समझिए। ये एक चुंबक हमने ले लिया जो है N और S, ये चुंबक के ध्रुव हैं जो है N और S। यह इस चुंबक के पास हम एक ले लेते हैं, इस चुंबक के पास एक हम कुंडली ले लेते हैं। इस चुंबक के पास हमने एक कुंडली ले लिया और इस कुंडली में एक हमने धारा मापी लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा चुंबक, ये हमारा क्या है, कुंडली। तो हम ये कह रहे हैं कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है, कौन सी गति, आपेक्षिक गति होता है। तो जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति का मतलब कोई एक को स्थिर रखकर और दूसरे को तेजी से पास लाया जाए। जैसे ये स्थिर रह गया और इसी को हम तेजी से पास लेके आ रहे हैं तो आपेक्षिक गति कहेंगे, या इसको एक जगह स्थिर रख दिए, इस कुंडली को तेजी से पास ला रहे हैं तो आपेक्षिक गति होगा। डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा आपेक्षिक गति क्या होता है, बट ओनली हम यहाँ पे कह दे रहे हैं आपेक्षिक गति। तो जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराया जाता है तो क्या होता है, इस कुंडली में क्या होता है, ये जो कुंडली है ना, इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। जैसे ही इस कुंडली में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में इस तरीके से परिवर्तन होने लगेगा, जिसके कारण ये जो कुंडली है ना, तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं, प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। तो यही तो बात यहाँ पे लिखा गया है और वही बात हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं। प्रथम नियम याद कर लीजिएगा, हम यही कह रहे हैं कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यही बात हमने लिखा है कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अतः प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। वही बात तो कहा गया, समझ गए होंगे। इसको लिखने के बाद ये फिगर आप जरूर बना लेंगे, ठीक है ना। अगला आता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में हमें बताया गया, इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। यहाँ पे हमें ये बात बताया गया कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या, जैसे ये कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन के दर, इसको हम क्या कहेंगे, ये डी फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है, डी टी क्या है, समय है। तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही बात हमें इसमें बताया गया है, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो यही तो बात हमने यहाँ पे लिखा है कि इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा ई हो जाएगा और समानुपाती का चिन्ह हटता है ना, तो यहाँ पे ओनली एक नियतांक माइनस आ जाता है और यहाँ पे डी फाई बाई डी टी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया जी। तो यहाँ से ये आप फॉर्मूला लिख लेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे माइनस इसलिए आता है क्योंकि ये लेंज के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, इसलिए। अब लेंज का नियम क्या होता है आगे समझते हैं। ज्यादा हम आपको लेंज का नियम पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लेंज का नियम लिखिए और क्या ये ऊर्जा संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करता है, यह हमें समझना है। सबसे पहले आता है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है जी, समझिएगा। यहाँ पे लेंज के नियम के अनुसार जब किसी कुंडली, ठीक है ना, यहाँ पे हम समझिएगा, लेंज के नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होता है,
मतलब इसको आसानी से आप समझ सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। लेंज का नियम देखिए, एक फिगर से हम इसको समझाते हैं तब आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे समझिएगा, जैसे एक ये पहले आप समझेंगे नहीं ना तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला ये नियम। तो अगर समझना है तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा। ये एक चुंबक है जिसका ध्रुव है N और S, ठीक है ना। और इस चुंबक के पास हम एक कुंडली ले लेते हैं। कुंडली हम कैसे भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं इस प्रकार कुंडली को ले रहा हूँ। अभी हमने वैसे भी बनाया था, ऐसे भी हम बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच क्या होता है, आपेक्षी गति, मतलब जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच हम आपेक्षी गति कराते हैं, तो आपेक्षी गति कराएंगे ना, तो इस कुंडली में हमने अभी पढ़ा कि आपेक्षी गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में पहले परिवर्तन होगा, फिर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षी गति होता है तो इस कुंडली में क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगा ना, वो कुछ इस प्रकार होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगा, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब प्रेरित धारा, तो प्रेरित धारा की जो दिशा होगा ना वो वामावर्त दिशा में होता है, वामावर्त दिशा में होता है, ठीक है ना, वामावर्त दिशा में होता है। मतलब आप देखें ना, तो चुपचाप, मतलब मोस्टली कहने का मतलब ये है कि देखिए नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ है, तो एन ध्रुव को ही हम तेजी से पास ला रहे हैं ना, तो इसमें भी एन ध्रुव, वामावर्त दिशा का मतलब है कि इसमें भी एन ध्रुव ही उत्पन्न होता है, ठीक है, एन ध्रुव उत्पन्न होगा। अगर हमने क्या किया, अगर हम इस चुंबक को उलाट देते हैं, ठीक है, आप समझिएगा, पॉइंट को मोस्टली मेरा नोट कीजिएगा क्या मैं कह रहा हूं। अगर हम इस चुंबक को, ये जो चुंबक है इसको हमने उलाट दिया, उलट कर इधर अब नॉर्थ हमने कर दिया, इधर साउथ कर दिया, इसको जस्ट पलट दिया, ऐसे ही रखकर अब इस चुंबक को हम तेजी से पास लाते हैं, आपेक्षी गति कराएंगे, तेजी से पास लाएंगे, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें साउथ ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें साउथ ध्रुव, मतलब इसमें जो होगा, इसमें दक्षिणावर्त दिशा में धारा बहने लगेगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिणावर्त दिशा में हो जाएगी, ठीक है ना, दक्षिणावर्त दिशा में हो जाएगी इसका जी। तो इससे हमें क्या समझ में आया, अगर हम नॉर्थ ध्रुव को तेजी से कुंडली के पास ला रहे हैं तो इसमें भी नॉर्थ उत्पन्न हो रहा है, और साउथ को ला रहे हैं तो इसमें भी साउथ उत्पन्न हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चला, अब इतनी बात हम जानते हैं कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये नॉर्थ के कारण इसमें नॉर्थ उत्पन्न हो रहा है, तो ये वाला क्या करेगा, कुंडली कहेगा कि पास मत आओ, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा जी, ये भी साउथ है, ये भी साउथ है, तो इन दोनों के बीच भी प्रतिकर्षण होगा। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि देखिए इसी नॉर्थ के कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और नॉर्थ की तरफ, तो इसी के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, परंतु ये जब पास जा रहा है ना तो ये दूर भगा रहा है, इसी के कारण ये उत्पन्न भी हुआ, और जब पास जा रहा है तो ये दूर भगा रहा है। फिर से इसी साउथ के कारण इसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है साउथ की तरफ, पर जैसे ही पास जाता है तो ये दूर भगाता है, और जैसे अब ये पास गया तो दूर भगा रहा है, और जैसे ये दूर जाएगा ना तो फिर से ये पास बुलाने लगेगा। तो ऐसा होता है, मतलब उसी कारक का ये विरोध करता है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुआ है, नॉर्थ के कारण ही तो नॉर्थ उत्पन्न हुआ है ना। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है कि लेंज के नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है, जब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुआ है। वही तो बात लिखा गया है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होते हैं। तो यही तो है, इसको लिखने के बाद ये फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है। अगला इसमें नोट में एक बात याद रखिएगा, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, मतलब लेंज का नियम है ना, ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पालन करता है, ठीक है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे, टाइम कम है हमारे पास, फटाफट, ठीक है जी, बेहतर, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को व्याख्या कीजिए। चलिए जी, तो यहां पे हमने लिख दिया हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, समझते हैं जी। तो हाइगेन्स नामक वैज्ञानिक ने तरंगों के संचरण के संबंध में,
हाइगेंस नामक एक वैज्ञानिक थे। तो हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण मतलब तरंगों के गति के संबंध में एक सिद्धांत दिया है, जिसे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। समझ गए ना, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत दिया है, जिसे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो बात आप समझ गए ना। हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने तरंग है उसके संचरण उसके गति के संबंध में एक सिद्धांत दिया, जिसे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। सबसे पहले हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया? सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि हाइगेंस के अनुसार प्रत्येक मूल तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है, जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। मतलब इन्होंने ये बताया ना हाइगेंस के अनुसार कि प्रत्येक मूल तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होगा, जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। अच्छा, एक बात आपको याद है, जैसे एक बड़ा सा एक तालाब है, उसमें हमने एक पत्थर को फेंका। एक बड़ा सा तालाब है, उसमें एक पत्थर को उठाकर और उसमें फेंकते हैं। तो फेंकेंगे तो देखेंगे, जाहिर सी बात है कि उसके चारों ओर इस तरीके से लगेगा आपको गोल गोल बनते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। आप एक पानी है, एक बड़ा सा डब है, उसमें फेंकिएगा एक पत्थर को, देखेंगे इस प्रकार गोल गोल तरीके के एक बनेगा, इस तरीके से तरंगों के रूप में, और ये आगे की तरफ गति करते हुए चलेगा। तो देखिए, हमने पहला जब फेंका तो पहला ये तरंग उत्पन्न हुआ, तो इसे हम प्राथमिक तरंग कहेंगे, क्योंकि ये मूल तरंग है, तो प्राथमिक तरंग है। तो उन्होंने हाइगेंस ने बताया कि हाइगेंस के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक तरंग या मूल तरंग के बाद देखिए एक दूसरा तरंग उत्पन्न होगा। एक दूसरा ये तरंग उत्पन्न हुआ है ना, इसके बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न हुआ है, और इसी को हम द्वितीयक तरंग कहेंगे। प्रत्येक प्राथमिक तरंग के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है, जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसके तरंग के बाद भी तो ये तरंग उत्पन्न हुआ है, तो अब इसको हम क्या कहेंगे? तो देखिए, अब इसके लिए ना, इस वाले तरंग के लिए ये वाला तरंग प्राथमिक तरंग हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? द्वितीयक हो जाएगा। फिर से इस तरंग के लिए क्या हो जाएगा? तो ये वाला द्वितीयक तरंग हो जाएगा, और इस तरंग के लिए ये तरंग प्राथमिक तरंग हो जाएगा। इस तरीके से होता है जी। समझ गए? आशा करता हूं आप ठीक है, बात आप समझ गए हैं। चलिए, इतना ये लिखने के बाद ये फिगर आप जरूर बना लीजिएगा। दूसरी बात यहां पे आता है, दूसरा इन्होंने ये बात बताया कि हाइगेंस के अनुसार प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंगों के बीच एक बंद अनुवालोप बनता है। देखिए, ज्यादा हमने घुमाकर किताबी लैंग्वेज में बड़ा नहीं लिखा है, नॉर्मल जितना हो सके उतना ही हमने लिखा हुआ है। मतलब प्राथमिक तरंग है और ये द्वितीयक तरंग है। बात को आप समझिएगा, यहाँ पे मैं ऐसे नहीं, यहाँ पे बता दे रहा हूं। ये एक प्राथमिक तरंग है और ये हमारा द्वितीयक तरंग है। ठीक है, समझिएगा। ये हम इतना मान लेते, उठा लेते, ये प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग, एक बीच का हमने काट कर उठा लिया है, तो ये हमारी क्या है? प्राथमिक तरंग है। और ये क्या है? हमारा द्वितीयक तरंग है। तो जब ये देखिए, ये प्राथमिक तरंग है और ये द्वितीयक तरंग है, तो उन्होंने हाइगेंस ने हमें ये बात बताया ना कि प्रत्येक प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग, प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंगों के बीच क्या बनता है? एक बंद अनुवालोप बनता है। इस प्रकार क्या बनता है? एक बंद अनुवालोप बनता है। बंद अनुवालोप बनता है इस तरीके से जी, बंद अनुवालोप बनता है। मतलब प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंगों के बीच एक बंद अनुवालोप बनता है। ये क्या है जी? बंद अनुवालोप है। बंद अनुवालोप। बंद अनुवालोप का मतलब है जैसे लिफाफा होता है ना, चिट्ठी भेजते हैं जो लिफाफा होता है, उसी प्रकार ये बंद अनुवालोप बनता है। ये हो गया हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। बहुत बेहतर जी, बहुत बेहतर। चलिए, अगला आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियमों को लिखिए। ठीक है ना, देख लीजिए, लगातार पूछा गया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। चलिए, हमने ये आपको जब परिभाषा पढ़ाया था, अभी हमने 50 इंपॉर्टेंट परिभाषा हमने पढ़ाया हुआ है, शायद आपने भी वो वीडियो देखा होगा, और नहीं देखे हैं ना तो ये अच्छी बात नहीं है। वो सबसे पहले तो परिभाषा हमने आपको 3 ही कहा है। पहले तो संपूर्ण किताब का परिभाषा करा देंगे, दूसरे में नियम करा देंगे, और तीसरा में डेरिवेशन कराएंगे। तो परिभाषा तो हमने 50 करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 50 इंपॉर्टेंट परिभाषा के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके उसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा में ये मिल रहा है जिसमें हमने
50 यहाँ पे लिखा गया है, मिस्टेक से पहले ही गया था। 15 महत्वपूर्ण नियम को हम बता रहे हैं, तो इसको आप देख ही रहे हैं। इसके बाद आप डेरिवेशन आएगा तो उसको देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियमों का लिखिए। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नाम से भी जानते हैं। तो जब किसी धातु पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब जब कोई भी धातु का प्लेट है, समझिएगा यहाँ पे वास्तव में ऐसे बनाया जाता है, यहाँ पे बता दे रहा हूं ऐसे। ओहो, यहाँ पे मैं बहुत छोटा फिगर बना रहा हूँ, ठीक है ना, जगह कम है इसलिए, और फिर भी दिखाई तो बड़ा सा दे ही रहा होगा। देखिए यहाँ पे एक कुंजी हमने लगा दिया, यहाँ पे एक सेल या बैटरी लगा दिया, यह देखिए मतलब मिले हुए। देखिए यहाँ पे दो धातु के यहाँ पे प्लेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, प्लेट दिखाई दे रहे हैं ना, ये धातु के प्लेट हैं। तो जब किसी धातु के प्लेट पर हम निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित करते हैं, जब कोई भी धातु का प्लेट है और उस पर हम क्या करते हैं, निम्न आवृत्ति के प्रकाश को, जब कोई भी धातु का प्लेट है इस पर हम क्या करेंगे, निम्न आवृत्ति के प्रकाश को इस तरीके से हम आपतित कराते हैं, इस पर डालते हैं। तो जब किसी धातु के प्लेट पर निम्न आवृत्ति, ये क्या है, निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराते हैं, तो इस धातु की सतह पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। जैसे ही प्रकाशित हम डालेंगे ना, इस पर आपतित कराएंगे, तो वैसे ही तुरंत इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे, निकलने लगेंगे। और इसी घटना को ना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह संपूर्ण घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। तो आशा करता हूं कि ये आपको आसानी तरीके से नियम में समझ में आ गए होंगे। दूसरा हमारा आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम। अब हमें ये समझ लेना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम क्या है। चलिए जी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का बहुत सिंपल सा नियम है, समझिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कोई समय पश्चाता नहीं होती है। मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं, निकल रहे हैं, कोई समय पश्चाता नहीं है। समय पश्चाता का मतलब जैसे ही प्रकाश इस पर पड़ा तुरंत इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि पढ़ने के बाद कुछ समय के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, समझ ही रहे होंगे। दूसरा हमारा आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो याद रखेंगे, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। कितनी तीव्र से पड़ रहा है उस पर निर्भर करता है, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगा कि कितनी आवृत्ति है, निम्न है या कम है या अधिक है, ठीक है। अगला आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो वेग होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसका कुछ वेग होगा, तो इसका जो वेग है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है कि कितने वेग से ये निकलेंगे, वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करेगा कि निम्न आवृत्ति है या अधिकतम आवृत्ति वाली तरंग है। आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे आता है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, एक न्यूनतम निम्न आवृत्ति या न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, देहली, ठीक है ना। देहली आधा ल और यहाँ पे रहेगा, देहली आवृत्ति कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही था आपका नियम जी। बेहतर। अगला हमारा आता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। रदरफोर्ड ने हमें क्या बात बताया, समझिएगा। रदरफोर्ड ने हमें यही बात बताया कि रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार सबसे पहली बात इन्होंने ये बताया, क्या बताया कि परमाणु जो होता है अति सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है, विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना। इन्होंने यही हमें बात बताया कि परमाणु बहुत ही छोटा होता है, बट हमने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, ठीक है, दिखाने के लिए। परमाणु अति सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है, अब विद्युत उदासीन कण होते हैं, ठीक है ना। और इसका समस्त जो भार होता है वो उसके केंद्र में होता है। इसका समस्त जो भार होता है और धनावेश जो होता है वो उसके केंद्र में होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और याद रखेंगे इसके चारों ओर क्या होता है, इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं इस प्रकार,
इन्हीं कक्षाओं को हम क्या कहते हैं, इसके चारों ओर ये कक्षाएं होती हैं जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं इस तरीके से। इस कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। इसमें क्या होते हैं, इसके चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से दिखा दिया हमने। तो यहाँ पे लिखा गया परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटा गोलाकार होता है, विद्युत उदासीन कण होते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश होता है और भार होता है, वो उसके केंद्र में होता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का जो समस्त धनावेश होता है और उसका केंद्र जो होता है, भार होता है ना, वो केंद्र पर ही होता है। अगला हमारे यहाँ पे कह रहा है कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 सेमी की कोटि होती है और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर की कोटि होती है, ये इन्होंने बताया। फिर से इन्होंने बताया नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर तेजी से गति करते हैं। नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार पथ पर तेजी से गति करते हैं। वृत्ताकार कक्षाएं है ना, तो उसी को पथ कहा जा रहा है, उस पर गति करते हैं। और नाभिक और इलेक्ट्रॉन आपस में विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब नाभिक है और जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच एक बल लगता है। नाभिक के बीच और इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच एक बल लगता है और उसी बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत आकर्षण बल कहते हैं। और इसी आकर्षण बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन है, ये वृत्ताकार पथ पर तेजी से गति करता रहता है। तो ये हुआ जी हमारा पहली बात, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसकी कमियां जान लेते हैं, क्योंकि सीमाएं हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने लिखा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं। सबसे पहली बात, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की निम्न सीमाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं जी? पहला होता है निम्नलिखित या निम्न सीमाएं होती हैं। पहला, क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत में जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार, यहाँ पे इस तरीके से वृत्ताकार गति करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में हानि होनी चाहिए, होती रहती है। अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों? देखिए, क्लार्क मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत के अनुसार एक बात उन्होंने जानते हैं, उनका एक सिद्धांत है कि जब कोई, उन्होंने कहा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो तेजी से गति कर रहा है, इस तरीके से तेजी से वो गति कर रहा है, तो इसकी जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है उसकी ऊर्जा में हानि होगी कि नहीं होगी? अगर कोई भी कण है, जैसे हम ही है, वृत्ताकार गति करे, तेजी से गति करते रहे, दौड़ते रहे ग्राउंड में, तो हमारी ऊर्जा में हानि होगी। तो वैसे उनका कहना था क्लार्क मैक्सवेल का कि इसकी भी तो ऊर्जा में हानि होगी, तो एक समय आएगा कि ये इसकी ऊर्जा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। और समाप्त होगा तो हम जानते हैं कि नाभिक क्या है, प्लस है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, तो इसकी ऊर्जा में हानि होगी। तो धीरे धीरे ये गति इस तरीके से कर रहा है, तो इसकी ऊर्जा में हानि होती रहेगी, धीरे धीरे स्लो होता रहेगा। स्लो होते होते एक समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें नाभिक में गिर जाने चाहिए, परंतु ऐसा होता तो कभी नहीं है, क्योंकि होता तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता सभी चीजों का, बट ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? तो इसका जवाब उनके पास नहीं था। किनके पास? रदरफोर्ड के पास। वही लिखा गया है क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार गति करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में हानि होती रहती है। अतः इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों? तो इनका जवाब नहीं था, इसलिए यह नियम फेल हो गया। यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को स्पष्ट नहीं कर सका। मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, ये बता नहीं पाया यह सिद्धांत। तीसरी बात है, यह मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। रेखीय स्पेक्ट्रम जो होता है उसकी व्याख्या ये नहीं कर सका। ये बातें हैं जी। चलिए, सबसे पहले इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसकी कमियों को भी ले लें। बहुत बेहतर जी। नेक्स्ट अंतिम हमारा आता है हाइड्रोजन का। देखिए, हमने 15 आपसे कहा था, बट मैं आपको रियलिटी कहूँ 11 ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और 2-3 है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो डेरिवेशन जब हम कराएंगे तो उसमें भी हम कराने का प्रयास करेंगे, बट फिर भी आपसे मैं बताऊंगा। तो सब कुछ हम देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ना, पूरा मेहनत किया जाता है आपके लिए, पूरा एनालिसिस करने के बाद ये सब कुछ आपको प्रोवाइड हम करते हैं। फालतू फंड का यहाँ पे कुछ भी नहीं होता दोस्त, बहुत मेहनत किया जाता है, बहुत मेहनत लगती है, तब जाकर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं हम। पता नहीं आप समझते भी हैं या नहीं समझते हैं, कोई नहीं जी, कोई नहीं, ठीक है, अपना मेहनत करने का कर्तव्य है, मैं तो करूँगा। आप अगर
आपको लगता है कि आपके लिए कुछ मेहनत यहाँ पे किया जा रहा है, तब जाकर आप सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए मैं कहूँ क्या, आप तो खुद जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने जितने भी दोस्त हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जितने भी हैं, जहां पर भी आप शेयर कीजिए वीडियो को। अपने जब भी दोस्तों से मिलिए, कहिए इस चैनल से पढ़ाई करें, उसको सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब केवल इस बात के लिए नहीं कि आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। अरे दोस्त, एक कनेक्शन है। मैं कभी भी एक टीचर के भांति नहीं, मैं आपको दोस्त ही मानता हूं, ठीक है ना। तो ये नहीं कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं देखता हूं कि पर साल ऐसा होता है कि वो आते हैं ओनली, जैसे एग्जाम खत्म हुआ चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। अरे भैया, उससे क्या मतलब, क्या हो जाएगा अनसब्सक्राइब, मतलब आप क्यों कर, मतलब ऐसे हो जाता है दोस्त। मैंने देखा अभी मेरे मतलब एक टीचर है, दोस्त है, बहुत अच्छे बिहार के, बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कराते हैं। वो कह रहे थे सर इतना था सब्सक्राइबर, इतने घट गए। बहुत ही दुख लगा मुझे, और सुनकर उनको भी उदास हो गए थे वो भी, ठीक है। तो अच्छी बात मतलब नहीं लगता है ऐसा, पता नहीं आप समझ भी रहे हैं या नहीं, बट कोई नहीं दोस्त, कोई नहीं, ठीक है। हम लोग तो दुख भी होगा तो मुस्कुराते हुए चलेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं। बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है, तो नील बोहर ने रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल दिया था, जिसको अभी हमने पढ़ा, उसी के कमियों का संशोधन किया, ठीक है। तो नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को संशोधन करके एक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है ना, उसी को बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। मतलब कुल बात ये है ना कि रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था, उसमें कुछ जो कमियां थी, उसको कमियों को दूर कर दिया, और उसी मॉडल को इन्होंने फिर से प्रस्तुत किया, जिसे इन्होंने अपना नाम दे दिया बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी। अब इस मॉडल में निम्नलिखित बिंदु हैं, मतलब बोर ने अपने परमाणु मॉडल में निम्नलिखित बिंदु है, निम्न बातें बताई। कौन कौन सी बातें हैं समझ लेते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने ये बताया, सबसे पहला इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन वो नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षा में घूमती हैं, और इन कक्षाओं को निश्चित कक्षा या अनुमत कक्षा कहते हैं, ठीक है ना। मतलब इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझिएगा, ये क्या हो गया, ये नाभिक हो गया, ये चारों ओर की इसकी कक्षाएं हो गई, समझिएगा। इन्होंने ये बात बताया कि इलेक्ट्रॉन है, अब इतनी बेसिक बात जानते हैं, ये परमाणु है, तो ये इसका नाभिक हो गया, और इसके नाभिक के चारों ओर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए जी, हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षा में घूमती हैं। मतलब इन्होंने ये बताया बोर ने कि जो कक्षाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये निश्चित कक्षा है, निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा है, इसकी ऊर्जा एक निश्चित है, ठीक है ना। इन कक्षाओं को निश्चित कक्षा या हम क्या कहते हैं, अनुमत कक्षा कहते हैं। मतलब ये जो कक्षाएं हमें दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम निश्चित कक्षा कहते हैं, निश्चित कक्षा कहते हैं, या हम अनुमत कक्षा कहते हैं, ठीक है ना। पहली बात समझ गए। दूसरी बात इन्होंने ये हमें बात बताया कि इन कक्षाओं को KLMN से प्रदर्शित करते हैं। मतलब पहली कक्षा को हम K से दर्शाते हैं, फिर से दूसरे को L से, तीसरे को M से, चौथे को N से, इस तरीके से हम दर्शाते हुए चलते हैं, ठीक है ना। अगला इन्होंने ये बात बताया कि एक कक्षाओं में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। मतलब इन्होंने ये बताया कि पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा है, पहली कक्षा फर्स्ट कक्षा है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का जो पूरा गुण होगा ना, वो बिल्कुल एक जैसा होगा। जैसे मैं हूं, सेम टू सेम मेरे जैसा है, मेरे जैसे बुद्धि ज्ञान सब कुछ, एक और भी है। तो उसी तरीके से एक कक्षा में यदि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का गुण एक जैसा ही होगा, इस तरीके से होगा जी। समझ रहे हैं ना, ये बातें कहा गया कि एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों का जो ऊर्जा है वो समान होगी, ठीक है ना। ऊर्जा मतलब गुण सब समान होगा। अगला कह रहा है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। मतलब वो उन्होंने पूछा था ना कि क्यों नहीं ऊर्जा इसमें गिरता है, तो देखिए होता ही यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये बात कहा गया कि जैसे इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है ना, ये मतलब इलेक्ट्रॉन है तो माइनस है, इस पर प्लस है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना, प्लस माइनस आकर्षित करते हैं, तो ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेना चाहिए, बट ये इसमें जाता क्यों नहीं है, ये अपने वृत्ताकार पथ पर ही गति क्यों करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि आकर्षण बल, ये नाभिक इसकी ओर आकर्षण बल F1 बल से इसको अपनी ओर खींचता है, बट ना जब ये वृत्ताकार गति करता है तो जस्ट इसके बाहर की ओर एक अपकेंद्र बल भी कार्य करता है। अपकेंद्र,
अपकेंद्र बल कार्य करता है, ठीक है, मतलब इसके आकर्षण, नाभिक द्वारा जो लगाया गया आकर्षण बल है उसको ये जो अपकेंद्र बल है वो नियंत्रित कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल को जो अपकेंद्र बल, यहाँ पे अप रहेगा, अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है, ठीक है ना। ये बात इन्होंने बताया। अगला इन्होंने बात बताया, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से क्या होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं, और तो परमाणु की इन अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं। मतलब इन्होंने ये बात बताया ना कि सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं, ठीक है ना। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। इसका मतलब क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर का मतलब है ना कि पहले इलेक्ट्रॉन ना, पहली जो कक्षा है तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम भरेंगे, जैसे 2 भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे, थोड़ा सा अधिक, फिर से क्या होगा 2 8 16 32 इस तरीके से, मतलब 2 8 18, ठीक है, 2 पहले भरेंगे, फिर से 8 बढ़ेंगे, फिर से 18 बढ़ेंगे, फिर से 32 बढ़ेंगे, इस तरीके से भरते हुए जाएंगे। मतलब निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं, पहले कम उससे अधिक उससे अधिक, इस तरीके से। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं, फिर से इन मतलब उन ऊर्जा स्तरों को ही हम मूल अवस्था कहते हैं, ठीक है, परमाणु की इन अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं। बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है या सीमाएं क्या है, इसकी भी कमियां निकाल दिया गया। जब वैज्ञानिक इन्होंने प्रूफ किया तो इनके भी कमी निकाले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने। सबसे पहले इनकी कमियां क्या थी, यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता था। मतलब जैसे हाइड्रोजन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी व्याख्या कर लेगा। जैसे हीलियम है, ठीक है ना, He, तो हीलियम के तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी व्याख्या नहीं कर सकेगा। तो ये तो नियम ऐसे ही फेल हो गया कि भैया एक ही का नहीं ना करना है, हमें जितने भी तत्व हैं उन सभी का करना है, तो कैसे होगा, तो इसलिए ये नियम फेल हो गया। तो पहला इंपॉर्टेंट ये है इसकी कमी। दूसरा है, पहला क्या है, 1 इलेक्ट्रॉनों की ही व्याख्या ओनली कर सकता था। दूसरा, यह मॉडल हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता था। और तीसरा, यह मॉडल जीमेन प्रभाव की व्याख्या कर सकता था। यह है जी इसकी कमी। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सब याद करने वाला है, ठीक है ना। चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किया है, मेहनत किया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए मैं एक बात कहूँ ना, बहुत चीज़ें हैं दोस्त जो मैं बताना नहीं चाहता, ठीक है, अदरवाइज कुछ भी हो सब सहना है और बढ़ाते हुए चलना है। बट मैं यही कहूँगा, ज़्यादा कुछ ना कहकर मैं यही कहूँगा, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको लिए लगता है आपके लिए कि मतलब कुछ मेहनत यहाँ पे किया जा रहा है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक छोटी सी स्कैनर आपको दिया जा रहा है। यदि आपको मतलब लग रहा है कि मेहनत किया गया है, तब आप चाहे तो कुछ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज कोई सुपर चैट या ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। स्कैनर में डायरेक्ट दे रहा हूँ, अगर 5-10 जो भी हो सके, ठीक है ना। अगर नहीं है पैसे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कभी कभी परेशानी आ जाती है, ठीक है। तो पैसे तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और मेरे उतना कोई वो नहीं है, ठीक है। आपको जो दिखाई दे रहा है ये सब कुछ पता नहीं मैंने कैसे लिया है वो मैं जानता हूँ, ठीक है। तो ठीक है जी, तो स्कैनर दिया जा रहा है, अगर पॉसिबल हो तो जितना हो सके आप जितना हो सके उतना करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। नहीं होना दोस्त कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप ना करें कोई भी दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जरूर ज्वाइन होंगे। वहाँ पे आपको PDF जो होंगे ना वो अवेलेबल कराए जाएंगे फ्री में ही, ठीक है ना। आप परेशान उसके लिए ना हो, ठीक है। और कल मिलते हैं दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।